तो केम छो मंडली मौजमान है। तो आज एक्सप्लेनेशन होने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 एपिसोड 4 का। तो अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और पहली तीनों सीज़न के भी एक्सप्लेनेशन जल्द आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दो, और वो बेल नोटिफिकेशन है ना, उसको तो ऑन करना ही है ताकि आपको पता चल जाए मैं वीडियोज़ कब अपलोड कर रहा हूँ, और जल्दी से जल्दी आप मेरे एक्सप्लेनेशन देख पाओ। तो एपिसोड की शुरुआत में वही 2 पुलिस जो लास्ट में दिखाए गए थे ना, वो जॉयस के घर में दिखाए जाते हैं। जॉनथन होता है, वो पूछता है कि हॉकिंस में सब कुछ मौत और ये सब कुछ कैसे हो रहा है। माइक पूछता है कि 11 है कहाँ, और वो पुलिस जो बैठे होते हैं, मैम भी होती है साथ में, वो जवाब देती है कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हम नहीं बता सकते। जॉनथन पूछता है कि 11 की पावर आने में कितना टाइम लगेगा, और वो लेडी पुलिस जवाब देती है कि हफ्ते लग सकते हैं या फिर महीने भी लग सकते हैं। तब तक एजेंट हारमन और वॉलेस तुम लोगों के साथ रहेंगे। लेडी पुलिस होती है, वो सबको बताती है कि 11 के बारे में किसी को बताना तुम्हें अलाउड ही नहीं है, क्योंकि हाँ, ये सब कुछ एक कानून में हो रहता है, और कानून तोड़े हुए हैं 11 ने। तो अगर तुम बता भी दोगे तो तुम लोग भी खतरों में आ जाओगे, और 11 भी खतरे में आ जाएगी। माइक कहता है कि क्या हम आंख बंद करके तुम सब पे विश्वास कर दें क्या, और वो मैम कहती है कि यही अच्छा रहेगा। और लेडी पुलिस बताती है कि हम लोग ओवेंस के दोस्त हैं, और 11 हम सब पे विश्वास करती है, तो आप लोग भी कर सकते हो। लेटर जो लेडी होती है, उसके पास एक लेटर होता है, वो माइक को दे देती है, और लेटर 11 की तरफ से होता है, और लिखा होता है उसमें कि मैं एक बार फिर से सुपर हीरो बनने जा रही हूँ। मैक सबको बताती है कि यहाँ पे पुराने ज़माने वाली घड़ी थी, पर अभी वहाँ कुछ भी नहीं है। डस्टिन बताता है कि तुम जाने किसी और दुनिया में खो चुकी हो, जैसे एडी ने बताया था कि क्रिसी खो गई थी, वैसे ही तुम भी खो गई थी। मैक्स कहती है कि उसके पास इससे भी खतरनाक और बुरी खबर है। मैक्स बताती है कि फ्रेड और क्रिसी दोनों काउंसलर के पास जाते थे। दोनों को सर में दर्द होता था, जानलेवा दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा बुरे ख्वाब आते थे, भयानक चीज़ें दिखती थी। रॉबिन कहती है कि ये वैगना का श्राप हो सकता है। मैक्स कहती है कि क्रिसी को सर दर्द 1 वीक पहले शुरू हुआ था, फ्रेड का 6 दिन पहले, और मेरा 5 दिन पहले। अंदाज़ा है कि फ्रेड और क्रिसी की झलक देखने के 24 घंटे में ही वो दोनों मर गए थे, और मैंने अभी अभी वो भयानक घड़ी देखी है, तो शायद मैं कल तक मर जाऊंगी। स्कूल में से कुछ आवाज़ आ रही होती है, और स्टीव देखने जाता है कि कौन है। वो कोई और नहीं, लूकस होता है। लूकस कहता है कि कोड रेड सिचुएशन है। लूकस डस्टिन से कहता है कि वो पहले जेसन पैट्रिक लोगों के साथ था, और वो लोग पागल हो गए हैं, और वो डस्टिन को मारने के लिए निकले हैं। उन लोगों को लग रहा है कि डस्टिन को पता है कि एडी कहाँ है। डस्टिन बताता है कि यहाँ जेसन से भी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। चैप्टर 4 का नाम है डियर बिली। जेसन लूकस के घर पे पहुंचता है, और उसकी बहन को पूछता है कि लूकस घर पे है या नहीं, और उसकी बहन जो एरिका है वो मना कर देती है। जेसन उसको छोटी बहन को पूछता है कि तुम भी वो डंजन और ड्रैगन्स वाली गेम ही खेलती हो ना। वो बोलती है नहीं, ये सब मतलब धमका देती है कि भाई ये नहीं है, लूकास घर पे नहीं है, बहुत दिनों से, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और जब जेसन ज़्यादा पूछने लगता है तो एरिका गुस्सा आ जाता है, और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। जेसन को पता चलता है कि उन लोगों को पागल बनाया गया है, मतलब जो लूकास ने झूठ बोला था उसी के बारे में बात कर रहा होता है वो। डस्टिन कहता है कि अभी तक वैगना ने जितने भी लोगों को श्राप दिया है वो सब मारे गए हैं, और वो उसमें से एक ही बंदा बचा हुआ है, वो है विक्टर क्रील। और अगर किसी को पता है कि श्राप से कैसे बचना है तो वो है विक्टर क्रील। स्टीव कंफ्यूज होकर बोलता है कि वैगना 50s में कैसे हो सकता है। डस्टिन कहता है कि 11 ने उल्टी दुनिया बनाई नहीं है, उसने उसके सिर्फ गेट्स खोले हैं। लूकास कहता है कि अगर 15 में कोई गेट था भी, और मतलब नहीं था, तो वैगना आया कैसे, और वो अभी कैसे आ रहा है, मतलब वही कन्फ्यूजन होता है लूकस को, और वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं तीनों मिलके। स्टीव कहता है कि 50s था तब वो बाहर आया था, एक फैमिली को मारा, और वो वापस गायब हो गया। ऐसा क्यों किया इसने, और फिर 30 साल बाद वापस आता है और कुछ टीनेजर को मारने लगता है। ये यकीन नहीं हो रहा है, मतलब ये थोड़ी मजाक जैसी चीज़ स्टीवन को लगती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब। मैक्स को अकेले बैठ के कुछ लिखते हुए दिखाया जाता है, और डस्टिन लूकस से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है वो क्या लिख रही है। डस्टिन पूछता है कि क्या वो सोई नहीं है, मतलब सब पूछता है कि वो सोई है या नहीं सोई है, और लूकस जवाब देता है कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा हो तो तुम्हें नींद आती। नैन्सी ने नकली साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स का आईडी बनवाया होता है, और दोनों पेनहर्स्ट एसाइलम जहाँ पे विक्टर को रखा हुआ है वहाँ पे उसको देखने वाले होते हैं, पर एसाइलम ने उन्हें मना कर दिया होता है। वो लोग वहाँ के डायरेक्टर से मिलने जाने वाले होते हैं ताकि विक्टर से मिलने के
लिए कुछ कर सके और मैक्स के श्राप को हटा सके या कुछ भी मिल जाए विक्टर क्रिल से। स्टीव नैन्सी को अकेले जाने से मना कर देता है और नैन्सी कहती है कि मैक्स के साथ कोई ना कोई उसे चाहिए। नैन्सी कहती है कि डॉक्टर हैच एक बहुत ही बड़ी हस्ती है और अमेरिकन साइकोलॉजी के एसोसिएशन के और एक बहुत बड़े एक हार्वर्ड विजिटिंग स्कॉलर है वो, और अगर उनको इम्प्रेस करना है तो हमें भी पढ़ाकू ही दिखना पड़ेगा ना। एंजो हॉपर को जंगल में वेस्ट साइड होती है जो वहाँ जाने के लिए कहता है, और वहाँ एक चर्च होगी जिसमें ग्रे कलर लगा हुआ होगा छत पे, वहीं पे ऊरी मिलेगा और वही उसका गोडाउन है, वहाँ जा सकता है। हॉपर पूछता है कि तुम्हारी बात हुई या नहीं, तो एंजो कहता है कि वो लोग कल ही यहाँ पे आए हैं, वो लोग जो हमारे जॉयस हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं और वो जल्द यूरी से मिलेंगे। एंजो कहता है कि तुम्हारे कामयाब होने के चांस 50 में से एक है। एंटोनोव जो एक दूसरा गार्ड है उसके सामने एंजो और हॉपर पकड़े ना जाए, इसलिए एंजो हॉपर को मार के गिरा देता है। विल और माइक टेंशन में होते हैं कि उनके घर में और हॉकिंस में भी किसी को नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। वो घर में कैद हैं और 11 के अलावा सब ठीक कैसे होगा, ये सब मतलब पहले सीज़न में भी, पहले दूसरे तीसरे सीज़न थी उसमें भी 11 ही थी जो हेल्प बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो वही कन्फ्यूजन में होते हैं कि वो इस बार नहीं है तो कैसे होगा सब। माइक उसके 11 के बीच की लड़ाई के बारे में विल से शेयर करता है। माइक कहता है कि उसे 11 से बहुत कुछ कहना है और विल कहता है कि जब वो 11 से मिले तब वो सब कुछ उसे बता दे। जोनाथन कहता है कि अगर हॉकिंस में किसी को कॉल किया तो मिलिट्री अलर्ट हो जाएगी और 11 खतरे भी आ जाएगी, तो अब हम हॉकिंस में जाएंगे। एरगेल जो पिज़्ज़ा शॉप में काम करता है उसे दिखाया जाता है। मैक, स्टीवन, डस्टिन और लूकस से कहती है कि मेरी पीठ ऐसे देखने से मुझे वेगना से तुम नहीं बचा पाओगे, और वो सबको लेटर्स देती है और कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके बाद ये लेटर खोले। मैक्स सबको ईस्ट हॉकिंस में चलने के लिए कहती है और स्टीव मना कर देता है, पर मैक्स धमका देती है और स्टीव को और जितने भी लोग हैं सबको मानना ही पड़ता है उसे ले जाने के लिए। स्टीव डस्टिन से कहता है कि अगर वो वॉकी पेनहाउस एसाइलम से कनेक्टेड नहीं हुआ तो तुम गए, मतलब धमका देता है डस्टिन को। नैन्सी और रॉबिन एसाइलम में डायरेक्टर से मिलते हैं। डायरेक्टर बताता है कि किसी खतरनाक पेशेंट से मिलने के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। नैन्सी कहती है कि हमें 1 महीने पहले थीसिस लिखना है, मतलब 1 महीने बाद हमें थीसिस लिख के देना ही है, और तो डॉक्टर मनाब मतलब जो डायरेक्टर थे वो बोलते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, तो नैन्सी माफ़ी मांगने लगती है पर वो नहीं मानते, और अब रॉबिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ बोलती है और डायरेक्टर को मना लेती है। रॉबिन अपनी ज़बरदस्त कहानी सुनाती है एक तो खतरनाक वाली, और डायरेक्टर को विक्टर किल से मिलने के लिए अच्छे से मना ही लेती है। बॉमन और जॉयस यूरी के वहाँ पहुँच जाते हैं। यूरी $40,000 लेके जॉयस और मुर्रे जो हमारे बॉमन हम पहले से बोल रहे थे, अब मुर्रे बोलेंगे, और उसको चाय पीने के लिए बैठा देते हैं उन लोगों को। हॉपर जानबूझ के हथौड़ा तोड़ देता है और नया हथौड़ा लेने के लिए वहाँ नए रशियन ऑफिसर होते हैं उनको मार देता है अंदर जाके, और पुलिस से हॉपर की खतरनाक लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बीच ही गनफायर की आवाज़ सुनाई देती है और सारे ऑफिसर्स वहाँ आ जाते हैं, और हॉपर होता है हमारा, वो कुछ ना कुछ करके वहाँ से भाग जाता है। मैक्स घर पे लेटर्स दे के बाहर खड़ी अपनी मम्मी को मिलती है, उनसे बातें करती है और बोलती है कि मैं लेटर्स यहाँ पे छोड़ रही हूँ सबके लिए, और अपनी जो मम्मी होती है उनसे सारी चीज़ें शेयर करती है, और एकदम से बादल आ जाते हैं, सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती है और वेगना की आवाज़ सुनाई देती है। वेगना मैक्स को ख़त्म करने की बात करता है। डायरेक्टर नैन्सी और रॉबिन को विक्टर के पास ले जाते हैं। सिक्योरिटी वाला नैन्सी और रॉबिन को विक्टर से दूर रहने के लिए बोलता है। नैन्सी विक्टर से हेल्प मांगती है कि जिस चीज़ ने उनकी फैमिली को मारा वो वापस आ चुकी है। माइक, विल, जोनाथन रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए, और दोनों अपनी जो दोस्ती होती है उसके बारे में शेयर कर रहे होते हैं, जो अगर आपने पहली, दूसरी, तीसरी सीज़न देखी है तो उनकी दोस्ती बहुत ही अलग थी। घर की बेल बजती है और उनमें से एक ऑफिसर होता है, वो बहुत सारी गोलियां उन पे कोई और बाहर से आके चलाना शुरू कर देता है। सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और माइक नाम के जो ऑफिसर होते हैं, ना माइक नहीं, जो एक और थे, 2 ऑफिसर्स थे, उसमें थे माइक और सारे होते हैं ना हमारे जितने भी वहाँ पे माइक, जोनाथन, वो उनके पीछे छुप जाते हैं और बचने के लिए ट्राई करते हैं, पर जो ऑफिसर एक बचे होते हैं उनको गोली लग जाती है, और वो ऑफिसर के साथ वो पिज़्ज़ा की गाड़ी जो होती है उनमें बैठ के वो निकल जाते हैं, जो हमारा एरगेल लेके आया था। उरी के पैसे गिनने के बाद जॉयस कहती है कि अब हॉपर को ले आओ, और उरी के मतलब जो यूरी नाम है उसका, यूरी कहता है कि एंजो को कॉल करके पहले पूछ लेते हैं कि हॉपर ज़िंदा भी है या नहीं।
हॉपर चर्च में जाके छिप जाता है। यूरी एंजो से बात करती है और वहाँ कॉल लगाता है और एंजो गुस्सा हो जाता है कि यहाँ पे तुमने कॉल क्यों किया। यूरी कहता है कि प्लान में थोड़ा चेंज है। यूरी एंजो से कहता है कि जेल से भागे हुए कैदियों के बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं और उसने हॉपर को पकड़वा दिया है और यूरी ने एंजो को भी पकड़वा दिया। जॉयस मुर्रे को चाय में कुछ मिला के बेहोश कर देता है ताकि वो केजीबी को उन दोनों को सौंप सके। और तब ऐसी चीज़ें थी कि केजीबी को अगर अमेरिकन्स को सौंपा तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लूकस मैक्स को समझाता है कि उसको लेटर्स और ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उसको सिर्फ इतना चाहिए कि मैक्स उससे बात करे, उसके फ्रेंड से बात करे और सारी चीज़ें शेयर करे। नैन्सी मैक्स के डरावने सपनों के बारे में विक्टर को बताती है और बताती है कि शायद वो वेकना का एक और शिकार हो सकती है। रॉबिन विक्टर से पूछती है कि तुम इस रात क्या मतलब उस रात जो भी चीज़ें हुई थी उसमें से बचे कैसे। विक्टर अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है और विक्टर की फैमिली दिखाई जाती है। विक्टर कहता है कि वो जंग लड़के 14 साल बाद घर लौटा था। विक्टर के अंकल की डेथ दिखाई नहीं जाती। विक्टर ऐसा कहता है कि हमारे जो अंकल थे उनकी डेथ हो गई और उसके बाद जितने भी पैसे और जितनी भी चीज़ें थी वो उन्होंने हमें दे दिया। विक्टर की बेटी एलिस कहती है कि ये बंगला तो बहुत राजकुमारी के महल जैसा है। विक्टर उनके बेटे हेनरी के बारे में बताते हुए कहता है कि हेनरी बहुत ज़्यादा जज्बाती था और वो वहाँ किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता था। 1 महीने तक घर में बहुत सुकून का माहौल था, फिर शुरू हुई दहशत। मरे हुए जानवर, खून से लपटे हुए हमारे घर के आसपास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। पुलिस ने कहा कि किसी जंगली जानवर का काम है। विक्टर कहता है कि वो कोई जंगली जानवर का काम नहीं, वो एक शैतान था। वो शैतान विक्टर के परिवार को भयानक से भयानक झलक दिखाना शुरू कर चुका था। बुरे सपने, उस शैतान को मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें और हमें परेशान करने में। उस शैतान ने तो मेरी छोटी बेटी एलिस को भी नहीं छोड़ा और फिर मुझे भी भयानक चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। शायद वो घर शैतानों का बसेरा था। विक्टर हमेशा उस शैतान को उसके करीब महसूस करता था। ये सब चीज़ें वो नैन्सी और रॉबिन को बताता है। वहाँ पे एक और चीज़ दिखाई जाती है, एक और दिन दिखाया जाता है जब रेडियो अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाता है और लाइट्स वापस ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। पहले वो शैतान ने वर्जीनिया जो विक्टर की पत्नी थी उससे वही तरीके से मारा जिस तरीके से उसने क्रिसी को मारा था और जितने भी लोगों को मरा हुआ था वैसे ही। विक्टर को अपने बच्चों को लेके वहाँ पे दरवाज़ा खोलने की ट्राई करता है पर वो सीधा खुद को जो फ्रांस था ना जहाँ पे वो जंग लड़ने गया था वही चीज़ें उससे दिखनी शुरू हो जाती है। वो एक विक्टर की याद थी और फिर विक्टर को एक और आवाज़ सुनाई देती है जो एक फरिश्ते जैसी थी और वो वापस होश में आ जाता है और विक्टर देखता है कि उसके दोनों बच्चों को कुछ कर दिया है शैतान ने। हेनरी कुछ देर बाद कोमा में चला जाता है और कुछ हफ्ते बाद ही मर जाता है। विक्टर ने खुद की जान लेने की कोशिश की और आंखों में ब्लेड मार ली पर मिस्टर हैच जो थे वो डायरेक्टर की बात कर रहा होता है, असाइलम के डायरेक्टर, उन्होंने विक्टर को बचा लिया। नैन्सी पूछती है कि जिस एंजल के पीछे आप गए थे वो कौन थी। तभी वहाँ पे हैच आ जाते हैं और नैन्सी और रॉबिन का झूठ उन्होंने पहले ही पकड़ चुके होते हैं तो उन्हें नकली नाम जो भी लेके वो वहाँ पे आए थे तो उन्हें पता चल चुका होता है और वो उन्हें पकड़ने आए होते हैं। मैक्स को बिली की कब्र पे दिखाया जाता है और वो बिली के लिए लेटर लिख के लाई होती है और वो लेटर पढ़ती है। मैक्स बताती है कि बिली के जाने के बाद उसकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े शुरू हो गए उसके पापा के और वो सब चीज़ें, तो वो चले गए, मतलब उसके पापा की बात कर रहे होते हैं तो वो वहाँ से चले गए और मम्मी और मैं ट्रेलर पार्क में शिफ्ट हो गए। मैक्स कहती है कि बिली तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे सब कुछ बिखर चुका है और मैं किसी को कुछ नहीं बता पा सकती हूँ तुम कैसे चले गए। तुमने 11 और मेरी जान बचाई। मैक्स कहती है कि शायद मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें खींच लिया होता तो तुम आज जिंदा होते और हम दोनों बहुत अच्छे भाई बहन होते। मैक्स बिली को सॉरी कहती है। स्टीवन आके देखता है तो मैक्स की आंखें सफ़ेद हो चुकी होती है। मैक्स को बिली दिखाई देता है, वो ही सपने में जा चुकी होती है। बिली मैक्स से कहता है कि तुम्हें अंदर आने के लिए एक कोना, मतलब जो भी एक कोना उसके दिल में चीज़ है उसमें भी ये नफ़रत ही है तुम्हारे लिए। उस दिन जो भी चीज़ें हमारे बीच में हुई उस दिन तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी बट तुमने बिली मुझे मरने दिया। मैक्स मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा था और मैं सॉरी हूँ उस चीज़ के लिए। मैक्स गड्ढे में गिर जाती है और उसे वेकना दिखाई देता है। वेकना कहता है कि वक्त हो गया है मुझसे जुड़ने का। मैक्स वहाँ से भाग जाती है। स्टीवन माइक से नैन्सी और रॉबिन को कॉल करने के लिए कहता है। रॉबिन कहती है कि जब उन्होंने विक्टर से एंजल के बारे में पूछा तो वो
बहुत ज़्यादा गुनगुनाने लगे थे, कुछ गाना शुरू कर दिया था उन्होंने। रॉबिन नैन्सी को याद दिलाती है कि हैच ने कहा था कि म्यूज़िक दिमाग के उन हिस्सों पे पहुंच सकता है जहां और कुछ भी नहीं पहुंच सकता, और म्यूज़िक ही शायद इस चीज़ का इलाज हो। नैन्सी और रॉबिन वहां से भाग जाते हैं। रॉबिन डस्टिन की वॉकी में आवाज़ सुनते ही तुरंत बात करती है। मैक्स अपने सारे दोस्तों को बुलाती है, पर वेकना की जगह में कोई नहीं होता और मैक्स एक लाल कोहरे के अंदर चली जाती है। मैक्स को उसके सामने बहुत अजीब सी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। डस्टिन ईयरफोन ले आता है और लूकस से पूछता है कि मैक्स का फेवरेट गाना कौन सा है। उधर मैक्स एक उस भयानक बंगले के अंदर जाती है और वहाँ पे वेकना की आवाज़ आती है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, मेरे पास वापस आ जाओ। मतलब वहाँ पे वेकना की आवाज़ ही गूंज रही होती है। वहीं मैक्स को फ्रेड और क्रिसी की लाशें दिखाई देती है। वेकना मैक्स को पकड़ लेता है और पेड़ के अंदर बांध देता है। ईयरफोन लगाते ही एक गेट जैसी चीज़ खुल जाती है और मैक्स को वो रास्ते से बाहर जाना है, और मैक्स को डस्टिन और सबकी आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है जो उसे बुला रहे होते हैं। मैक्स हवा में उड़ने लगती है और मैक्स अपने सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज़ को याद करना शुरू कर देती है जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीज़न में देख रखे। फर्स्ट में नहीं थी वो, शायद सेकंड और थर्ड में थी। और मैक्स वेकना को चकमा दे के वहाँ से निकल जाती है। डस्टिन, लूकस, स्टीव सबका मन शांत हो जाता है और मैक्स वापस आई दिखाई जाती है, बट सब घबराए होते हैं, उनका मन शांत हो जाता है। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 4 का। अच्छा एपिसोड था, कुछ डरावनी चीज़ें भी थी और कुछ नहीं भी थी। बहुत स्टोरी को बहुत ज़्यादा आगे ले गए। हमें पता चला कि कैसे मतलब ये वेकना ने 1950s में भी किसी को मारा था, मतलब विक्टर क्रील की कहानी और ये सब। तो नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, तो तब तक के लिए बाय बाय।